दिक्कत है, मतलब ताकि अक्षरों की बनावट एकदम ठीक रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हैंडराइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अच्छी हो तो अच्छा होता है। मेरी थोड़ी, मैं तो ऐसे लिखती थी एकदम जचा के एकदम, हैंडराइटिंग से नंबर देते हो। तो इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, मैटर करता है थोड़ा सा। हाँ बोलिए, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? देखिए, आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट शायद मैंने बताया नहीं, आंसर राइटिंग वाला, ये ही सब कुछ डिसाइड करेगा। आपके पास कितना ज्ञान है दैट डजंट मैटर, आप उसको अपने एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं वो मैटर करता है। तो आंसर राइटिंग के लिए देखिए, आंसर राइटिंग सबसे पहले तो कब से शुरू करनी है? सच्ची बताऊं, आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद की थी। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं था इसलिए नहीं की थी। मैं घर थी तो वहाँ थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब चेक करवाना, किससे करवाना है टेस्ट वगैरह। लेकिन मैं ऑप्शनल की लिख लेती थी। मैंने बोला ना, ऑप्शनल में तो मैं ऐसा मतलब हो गई थी प्रीलिम्स से पहले कि मैं टेस्ट लिख लेती थी सारे। तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग मैंने शुरू कर दी थी पहले से, जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम कर देती। लेकिन प्रीलिम्स की मैंने अच्छे से, मतलब 1-2 क्वेश्चन लिखे होंगे, लेकिन वो वैसे ही लिखे थे बस कि 10 मिनट में लिख रही हूँ, 15 मिनट में क्वेश्चन लिख रही हूँ। लेकिन एकदम सीरियस वाली प्रीलिम्स के बाद शुरू की थी। प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था जस्टी वाला, और यहाँ मतलब इन्होंने टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड करवाई और डेली टेस्ट होते थे। लेकिन मैंने यहाँ बहुत ऑनेस्टली से किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम नहीं किया, तो मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया। मैं डेली टेस्ट लिखती थी, मतलब जो डेली वाला होता था। और जीएस के भी मैंने लास्ट टाइम तो सारे टेस्ट लिखे थे, जितने भी हमारे टेस्ट हुए थे जीएस के 16-22 पता नहीं कितने हुए थे, तो सारे लिखे थे। लेकिन आपको इतना तैयार रहना है, ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऐसे बोल दिया है कि मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखेंगे। मतलब प्रीलिम से पहले आपको सारा सिलेबस हो जाना चाहिए और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाने चाहिए कि हाँ मैं लिख लूंगा, लिख लूंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के बाद भी अगर आप शुरू करेंगे, लेकिन आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना लैंग्वेज मैटर करती है। अब सबकी कैपेसिटी अलग होती है, शायद मेरी कैपेसिटी आप जितनी नहीं और आपकी मेरी जितनी नहीं है। तो मैं थोड़ा, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं वैसे लिखती थी, मतलब अच्छे अच्छे शब्द, भारी भरकम वाले, अभी भूत और पता नहीं क्या क्या लिख देते थे क्वेश्चंस में, है ना। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, और हिंदी साहित्य वालों की तो हिंदी साहित्य से हो जाती है थोड़ी सी ठीक। तो मुझे लगता है लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब आप लिखें तो अच्छा लिखें, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो कोचिंग आपके पास अवेलेबल है, डेली आपके टेस्ट होते हैं, तो आपको लिख लेना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें हमेशा डिसिप्लिन ही रहना है एकदम, और सारे टॉपर्स एकदम डिसिप्लिन रोज ही लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग आपको प्रीलिम्स से पहले शुरू कर देना चाहिए। मतलब प्रीलिम्स के बाद तो आपकी चेक भी होने लग जाएगी, मतलब आपकी तो पहले भी चेक हो जाती है डेली जो टेस्ट है। तो जो डेली टेस्ट होते हैं वो लिख लिया करें, मतलब थोड़ा सा उसमें नाम उकर ना करें, बस थोड़ा डर रहता है। जब एक बार आप लिखना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जैसे ये तो पता है, सबसे पहले इंट्रो होता है। इंट्रो में क्या करना है, 2 से 3 लाइन का लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। जैसे कुछ भी कोई स्कीम पूछा है, या कोई वाटर पोल्यूशन पे पूछा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 की क्रांति, कुछ भी इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 2 से 3 लाइन का, ठीक है। उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है, जो क्वेश्चन की मुख्य डिमांड है, मतलब जो उसमें पूछ रखा है। लेकिन डिमांड समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब वहां इतना प्रेशर होता है मेंस के टाइम कि आपको बस पढ़ना है क्वेश्चन, डिमांड समझना, सीधे लिखना है। इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि आप उस टाइम सोच पाए। अगर आपका पेन रुक गया बीच में, तो इसका मतलब क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए आपको पहले से इतना प्रिपेयर
ऐसा मतलब ट्रांसलेशन में हो जाता है कि वो इंग्लिश में कुछ पूछ रहे, हिंदी में कुछ पूछ रहे। तो आप हिंदी का भी पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश का पढ़िए, और फिर अपनी मतलब जो उसने पूछा है एग्जैक्ट वही डिमांड लिखनी है आपको, मतलब उसका ही आंसर लिखना है। तो बॉडी में आप वही लिखेंगे जो उसकी मेन डिमांड है। उसके बाद कंक्लूजन। हाँ, और एक सेकंड, बॉडी में लिखेंगे कैसे? देखिए, कोशिश करिए कि जितने एस्पेक्ट्स वो पूछ रहा है, जितने डायमेंशन वो पूछ रहे हैं, सारे कवर हो जाए। चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन, इस बार GS2 में शायद एक क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स के बारे में पूछा था और सार्क के बारे में पूछा था, 10 नंबर में पूछा था। उसमें उसने ये भी पूछा ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी बताओ, इनमें समानताएं भी बताओ, आगे की राह भी बताओ, ये इससे अलग कैसे, मतलब 4-5 चीजें पूछी थी 10 नंबर में। और 10 नंबर में सिर्फ 2 पेज होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो कोशिश करना है चाहे आप 2-2 पॉइंट लिखें, लेकिन जितनी वो पूछ रहा है आप सारी एड्रेस करें। मतलब समानताएं भी बताएंगे आप, असमानताएं भी, जितनी वो पूछ रहा है, जितनी एस्पेक्ट वो पूछ रहा है, चाहे आपको 1 पॉइंट आता हो, 2 पॉइंट होता है, दैट डजंट मैटर, लेकिन जितने वो पूछ रहा है आपको सारे एड्रेस करने। दूसरा, कोशिश करनी है कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें, ठीक है? मतलब जितना